इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्री की टर्मिनोलॉजीज और बाइनरी ट्री को समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बाइनरी ट्री की एरे इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे और वीडियो के एंड में उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी ट्री को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बाइनरी ट्री में हर एक नोड के दो या दो से कम चाइल्ड होते हैं और जिसके चाइल्ड को हम लेफ्ट और राइट चाइल्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए का लेफ्ट चाइल्ड है बी और ए का राइट चाइल्ड है सी, और इसी प्रकार से बी का लेफ्ट चाइल्ड है डी और बी का राइट चाइल्ड है एफ। तो इस प्रकार से हमारा बाइनरी ट्री में चाइल्ड्स होते हैं। एक हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड का, जिसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1, जहाँ पर h का मतलब होता है हाइट। h में हम ट्री की हाइट पुट करेंगे जिससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्री की हाइट है 2, यहाँ पर हम हाइट की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1, तो हमारा आंसर आएगा 7। तो हाइट 3 पर किसी भी बाइनरी ट्री में 7 से अधिक नोड नहीं हो सकते, जो कि आप देख सकते हैं इस ट्री में हमारे मैक्सिमम नोड हैं। और उसके बाद हम इसका एरे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड का पता चल जाएगा, जिससे कि हम अपने एरे के साइज को डिक्लेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 7 आया था, तो हम अपने 7 साइज का एक एरे डिक्लेयर कर देंगे। और उसके बाद हम सबसे पहले इंडेक्स पर जो भी हमारा एरे का पहला इंडेक्स होगा उसमें हम अपने रूट नोड को स्टोर कर लेंगे। तो इसका रूट नोड ए है, तो हम सबसे पहले इंडेक्स पर ए को स्टोर कर लेंगे और उसके बाद हम इस दोनों चाइल्ड्स को इस फॉर्मूले की हेल्प से स्टोर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है 2p+1 और p+2। यहाँ पर p का मतलब है पेरेंट नोड का इंडेक्स, तो b और c का पेरेंट नोड है जिसका इंडेक्स है 0। तो इस फॉर्मूले से 2 0+1 मतलब कि 1, तो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स आया है 1, तो हम b को स्टोर कर लेंगे 1 इंडेक्स पर। और उसके बाद राइट चाइल्ड को हम स्टोर करेंगे 2p+2 यानी कि सेकंड इंडेक्स पर। तो c को हम सेकंड इंडेक्स पर स्टोर कर लेंगे और इसके बाद हम इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से b के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को स्टोर करेंगे। तो b का इंडेक्स है 1, p की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो आएगी 2 × 1, 2+1, तो इसका इंडेक्स आएगा 3। तो b के लेफ्ट चाइल्ड यानी कि d को हम 3 इंडेक्स पर स्टोर कर लेंगे। तो 3 पर हमने स्टोर कर लिया d को। और उसके बाद हम राइट चाइल्ड को 2p+2, तो b का जो राइट चाइल्ड है तो उसका आंसर आएगा 4, और इसको हम फोर्थ इंडेक्स पर स्टोर कर लेंगे राइट चाइल्ड यानी कि f को। तो अब हमने b के दोनों चाइल्ड को स्टोर कर लिया है, तो अब हमारा एक चाइल्ड यहाँ पर बचा है c। तो अब हमें c के दोनों चाइल्ड को और स्टोर करना है और हमारा ट्री स्टोर हो जाएगा। तो c का इंडेक्स है 2, तो उसको भी हम इन दोनों फॉर्मूलोस में पुट करेंगे। तो अब हमारे p की वैल्यू है 2, तो 2 × 2 इक्वल टू 4 और +1। तो अगर हम 4+1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो सी के जो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स है वो आया है 5, तो हम अपनी फिफ्थ इंडेक्स पर ई को स्टोर कर देंगे। तो इसी प्रकार से जब अगर हम राइट चाइल्ड में 2p+2 में p की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा सी का जो राइट चाइल्ड इंडेक्स है वो आएगा 6, और हम सी के राइट चाइल्ड को सिक्स इंडेक्स पर स्टोर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने पूरे बाइनरी ट्री को एक एरे की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा पूरा जो है ट्री वो स्टोर हो चुका है, वो भी एक एरे में। तो हम अपने ट्री के कोड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइड में हमारे ट्री की इमेज दी हुई है। इस ट्री की इमेज को देखकर हम अपनी एरे में वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। तो इसका रूट नोड है ए। सबसे पहली लाइन में अपने अपनी stdio.h फाइल को इंक्लूड किया है और उसके बाद हमने 4 फंक्शन डिक्लेयर किए हैं जिनकी चारों की रिटर्न टाइप है वॉइड, जिनमें सबसे पहला फंक्शन है रूट। रूट फंक्शन की हेल्प से हम अपने रूट की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। कैरेक्टर पैरामीटर में हम अपने रूट की वैल्यू को पास करेंगे। और उसके बाद दूसरा फंक्शन है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है कि इसमें हम अपने लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू को पास करेंगे और इंट में हम उस लेफ्ट चाइल्ड के पेरेंट का, कि ये लेफ्ट चाइल्ड किस पेरेंट का है, उसके इंडेक्स को पास करेंगे। और इसी प्रकार से हम राइट फंक्शन में दो पैरामीटर्स लेंगे। पहला पैरामीटर होगा कैरेक्टर, जिसमें हम अपने राइट चाइल्ड की वैल्यू को पास करेंगे, और दूसरे इंटीजर पैरामीटर में हम इस राइट चाइल्ड के पेरेंट के इंडेक्स को पास करेंगे। और उसके बाद हम वॉइड डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से अपनी ट्री को प्रिंट करवाएंगे। और उसके बाद हमने एक कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है 8 साइज का।
इसमें हम 8 की जगह 7 भी लिख सकते थे क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। लेकिन अगर साइज एरे का साइज बड़ा हो तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब हम अपने वॉइड रूट फंक्शन को देख लेते हैं। इसमें हमने पैरामीटर को c नाम दे दिया है। उसके बाद हमने सबसे पहली लाइन लिखी है, इफ ट्री 0 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0। तो उसका मतलब है कि ट्री के 0th इंडेक्स पर पहले से ही कोई नोड की वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ उसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवा देंगे कि ट्री के पास पहले से ही कोई नोड की वैल्यू स्टोर है, और उस वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर बैकस्लैश 0 का मतलब नल है। जब हमारा एरे एम्प्टी होता है और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती तो वो नल होता है, और उस नल को हम बैकस्लैश 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पर भी बैकस्लैश 0 लिखा है उसका मतलब है नल। और अगर हमारा ये पार्ट ट्रू नहीं है, ये इफ के अंदर का केस ट्रू नहीं है, तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। और उसमें हम अपने ट्री के 0th इंडेक्स पर c की वैल्यू यानी कि रूट की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। और उसके बाद हमने अपना वो अगला फंक्शन डिफाइन किया है लेफ्ट। इसमें हम अपने पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड को इंसर्ट करेंगे, जिसमें हम कैरेक्टर c में इस लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू को लेंगे, और इंटीजर p में हम इस चाइल्ड के पेरेंट के इंडेक्स को लिखेंगे कि ये चाइल्ड किस पेरेंट का है। और उसके बाद हमने इस फंक्शन के अंदर एक लाइन लिखी है, इफ ट्री p इज इक्वल टू नल। तो अगर इस चाइल्ड के पेरेंट का जो इंडेक्स है वो नल के इक्वल है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी पेरेंट नहीं है, इस इंडेक्स पर कोई भी पेरेंट नहीं है। तो इसलिए हम एक लाइन प्रिंट करवाएंगे, प्लीज एंटर करेक्ट पेरेंट। और अगर हमारा ये केस फॉल्स है तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, जिसमें हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से सी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, जो कि हमने थोड़ी देर पढ़ा था 2p+1, जिससे कि हमारे पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम राइट चाइल्ड में करेंगे। राइट चाइल्ड में भी हमने दो पैरामीटर लिए हैं। पहला पैरामीटर है कैरेक्टर और दूसरा है इंटीजर पी, जिसमें कैरेक्टर सी में हम अपने राइट चाइल्ड की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, और इंटीजर पी में हम इस चाइल्ड के पेरेंट का इंडेक्स लिखेंगे। और उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट करवाई है, ट्री पी इज इक्वल टू 0। अगर हमारा पेरेंट का इंडेक्स नल के इक्वल आता है, बैकस्लैश 0 के इक्वल आता है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी पेरेंट नहीं है, और इसलिए हम एक लाइन प्रिंट करवाएंगे, प्लीज एंटर करेक्ट पेरेंट। और अगर ये वाला केस फॉल्स होता है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने राइट चाइल्ड की वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने अपना फोर्थ फंक्शन डिफाइन किया है डिस्प्ले, जिसमें हमने कुछ भी नहीं करना। जिस प्रकार से हम एक एरे को, एक सिंपल एरे को प्रिंट करते हैं, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी इस पूरे ट्री को प्रिंट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम एक लूप लगाएंगे इंट आई 0 से लेकर 8 तक, और उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट करेंगे, इफ ट्री इज आई इज इक्वल टू नो नल। अगर हमारा ट्री का इंडेक्स एम्प्टी है, वो नल है, यहाँ पर हमारा एक डैश प्रिंट होता है, जिसका मतलब हो कि ये वाला इंडेक्स खाली है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। और अगर हमारा ट्री ith का इंडेक्स नल के इक्वल नहीं है, तो उसकी वैल्यू को प्रिंट हो जाए। तो इस एल्स वाले पार्ट में हमारे ट्री की नोड की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम अपने वॉइड मेन फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो इस फंक्शन में मैंने सबसे पहले रूट फंक्शन को कॉल किया, और इसमें मैंने आर्गुमेंट पास किया a, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रूट नोड है वो a है, तो इसलिए मैंने इसमें a की वैल्यू पास की। तो ट्री के अंदर हमारे 0th इंडेक्स पर a स्टोर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे a के दो चाइल्ड हैं, पहला चाइल्ड है b और दूसरा चाइल्ड है c। तो देखिए अब हम इन दोनों को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट में फंक्शन को कॉल किया, और इसमें मैंने वैल्यू पास की b, और यहाँ पर मैंने b के पेरेंट का इंडेक्स पास किया 0, क्योंकि b का जो पेरेंट है a, इस a का इंडेक्स 0 है। और उसके बाद मैंने इसी तरह राइट फंक्शन को कॉल किया, और इसमें मैंने वैल्यू पास की c, और c के जो पेरेंट का इंडेक्स है वो मैंने पास किया 0। तो जो हमारे c का पेरेंट है उसका इंडेक्स 0 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 पास किया। तो देखिए अब हम इन तीन नोड्स को इंसर्ट करवा चुके हैं। अब उसके आगे हम दूसरे नोड्स को इंसर्ट करवाएंगे। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूले हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम किसी भी नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड का इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो अगर मैं b का इंडेक्स निकालना चाहूँ, जो कि a का लेफ्ट चाइल्ड है, तो उसके लिए मैं p के इंडेक्स पर रखूंगा 0, जिससे कि मुझे b का इंडेक्स मिल जाएगा। तो हमारे b का इंडेक्स है 1, और उसी तरह अगर मैं यहाँ पर भी 0 रखूंगा तो हमारे c का इंडेक्स आएगा 2। तो जो हमारे b का इंडेक्स है वो है 1, और c का जो इंडेक्स है वो है 2। तो अब हम b के दोनों चाइल्ड्स को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन को कॉल किया है, और लेफ्ट में मैंने वैल्यू पास करी है d, और उसी के साथ मैंने वैल्यू पास करी है 1। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 इसलिए पास किया है क्योंकि d का जो पेरेंट नोड है उसका इंडेक्स 1 है। और उसी प्रकार मैंने राइट फंक्शन कॉल किया, और उसमें मैंने वैल्यू पास करी f,
और उसमें मैंने साथ में पास किया 1, क्योंकि जो हमारा f है वो b का राइट चाइल्ड है और b का इंडेक्स 1 है। तो उसी प्रकार से हम सभी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं इन फंक्शंस की हेल्प से। तो अब हम अपने ट्री के कोड को प्रैक्टिकली वीएस कोड पर रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया ए बी सी डी एफ ई जी। ए हमारा रूट नोड है और उसके दो चाइल्ड हैं बी और सी, और उसके बाद बी के जो चाइल्ड हैं वो है डी और एफ, और सी के जो चाइल्ड हैं वो है ई और जी। तो जो हमने शुरुआत में फॉर्मूले की हेल्प से जो एरे बनाया था वो आया था ए बी सी डी एफ ई जी, और वही आउटपुट हमारा कोड की हेल्प से आ रहा है ए बी सी डी एफ ई जी। तो इस प्रकार से हम अपने ट्री को एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।